नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रूपर। जंतर मंतर, उसके बाद रांची, उसके बाद बिहार और अब उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ और मुरादाबाद। देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों से एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि छात्र सड़कों पर है। मांगे बेशक अलग हो, लेकिन इन अलग अलग मांगों को लेकर मांग एक ही है, न्याय की, इंसाफ की। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। जंतर मंतर पर पहले हमने आंदोलन देखा, फिर रांची में हमने देखा और उसके बाद अब बिहार में छात्र न्याय सत्याग्रह की शुरुआत बीते कई दिनों पहले ही हो चुकी है, जो और उग्र रूप भी धारण करने वाली है। हालांकि ये इसीलिए कहा जा रहा है कि और उग्र रूप धारण करने वाली है क्योंकि सरकार ने मांग को मानते हुए नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया। 32,000 से ज्यादा पदों पर अब भर्ती होगी। आवेदन 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बावजूद इसके सत्याग्रह बिहार में छात्रों का लगातार जारी है। छात्र ये कह रहे हैं कि बात सिर्फ नोटिफिकेशन तक की नहीं है, बात ये भी है कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाए। इतना ही नहीं, एक ही पाली में पूरी परीक्षा हो। हम कोई पीटी और कोई मेंस नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही बात जब आजमगढ़ की कर रहे हैं तो आजमगढ़ में भी छात्रों का आंदोलन देखने को मिला। मुरादाबाद में भी कुछ इसी तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को लेकर, जहां पर वो कह रहे हैं कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए। और बात देखिए, आजमगढ़ में सिर्फ जेनजी नहीं, जेन अल्फा सड़कों पर उतरा है अपनी मांगों को लेकर। तो फिर सवाल यह आकर खड़ा हो जाता है कि देश भर में जिस तरीके से छात्रों की आवाज गूंज रही है, क्या वाकई सिस्टम एक बड़ी खामी है? क्या सिस्टम नाकाम हो चुका है? एक बड़ी खामी सिस्टम के भीतर है। आज इसी पर करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से वो सुलगते सवाल आपके समक्ष रख दे, जिनके इर्द गिर्द आज हम सीधी बात करने वाले हैं। जंतर मंतर से बिहार तक छात्रों का गुस्सा, मांगे अलग, लेकिन क्या मुद्दा एक, सिस्टम की नाकामी। दूसरा बड़ा सवाल आपके समक्ष हम यहाँ पर रख दे, नोटिफिकेशन के बाद भी सत्याग्रह आखिर क्यों? क्यों छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं? क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? तीसरा बड़ा सवाल, भर्ती में डोमिसाइल हक या सियासत? आप अपने हक की बात कर रहे हैं या फिर यहाँ पर खुले तौर पर सियासत हो रही है डोमिसाइल पॉलिसी के नाम पर? चौथा बड़ा सवाल, तेजस्वी का राजभवन मार्च, लालू की अपील, चिराग की मांगों के बीच कौन लड़ रहा है छात्रों की असली लड़ाई? और ये लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं, ये बात आज यूपी की भी होने वाली है। छात्र बनाम सिस्टम क्या टूट चुका है छात्रों का भरोसा? क्योंकि पहले दिल्ली में हमने देखा, उसके बाद झारखंड में हमने देखा, अब एक तरफ बिहार की तस्वीर है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है। ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम सीधी बात आज करेंगे। कई खास मेहमान होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, जिनके साथ सीधी बात होगी, तमाम सवाल जवाब होंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तपोष पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। सर्वेश त्रिपाठी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें रणविजय सिंह जी ज्वाइन करेंगे। टीवी स्क्रीन पर जल्द ही ये सारे मेहमान आपको अभी दिखाई देंगे। तपोष पाल जी बीजेपी की तरफ से, सर्वेश जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी आरजेडी की तरफ से हमारे साथ हैं। तपोष पाल जी के साथ शुरुआत करते हुए, तपोष पाल जी, पूरे देश भर से एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि छात्र सड़कों पर है। हमने जंतर मंतर दिल्ली में भी देखा, हमने झारखंड में भी देखा, रांची में, उसके बाद अब बिहार में छात्रों का ये सत्याग्रह, जबकि एक मांग मान ली गई है, बावजूद इसके छात्र अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर, उनका सत्याग्रह जारी है। उधर यूपी मुरादाबाद से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, आजमगढ़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या ये माना जाए कि सिस्टम में एक बड़ी नाकामी और एक बड़ी खामी है जिसको सुधारने की अब जरूरत है? जी, सबसे पहले तो आज तृतीय मंगला गौरी व्रत है, आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। और आज मनसा पूजा भी है, उसकी भी शुभकामनाएं। और आज निर्मला सीतारमण जी का जन्म दिवस है, उनको हार्दिक बधाई। देखिए, छात्रों का जो आंदोलन है उस पर उसको सुना जाना चाहिए। वो चाहे छात्र जेन अल्फा हो या जेनजी हो, दोनों ही लोग अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। हमने सुना जो जो उनकी मांगे थी। आपने देखा है कि सीजेपी पार्टी के साथ हमने चर्चाएं की, उन्होंने न्यूट्रल जगह पे
अपनी डिमांड रखी थी कि हम वहाँ पे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, और जगत प्रकाश नड्डा जी और जितेंद्र जी वहाँ पे थे, उनकी बातें सुनी गई और इमिडिएटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं और हम इसको कॉल ऑफ करते हैं, हम अब कोई आंदोलन नहीं करेंगे। इसी तरीके से देखिए जेन अल्फा की भी अगर बात करें तो कुछ जगहों पे जो आ रही है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के को लेके प्रॉब्लम्स हैं या सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं हैं या कुछ भी जो भी हैं, जेन अल्फा बहुत अर्ली एज के बच्चे हैं, तो अगर वो ये कहते हैं कि शिक्षक नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है या सब्जेक्ट टीचर नहीं है और बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है, तो उसको बिल्कुल सुना जाना चाहिए। और जहाँ पर भी ये आंदोलन हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को तुरंत तात्कालिक तौर पे इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी एमिनिटीज़ की ज़रूरत है और सब्जेक्ट टीचरों की डिमांड तो इमीडिएटली पूरी की जानी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है, आप आउटसोर्स करके टीचर बुला सकते हैं, वहाँ पे बच्चों को टीचर्स दिया जाना चाहिए और ऐसी उपलब्धता करानी चाहिए। एक चीज़ और बता दूं मैं, जो बिहार में इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था और उस पर यह भी कहा जा रहा था कि बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती है वो कब होगी, तो टीआरई 4 के विज्ञापन जारी किए हैं, उसमें 32,388 शिक्षक पद हैं। विज्ञापन संख्या 14/2026 से आवेदन शुरू होगा 1 सितंबर 2026 से, अंतिम तारीख है उसकी 30 सितंबर 2026 और इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इस समय बच्चों को फॉर्म लेके एग्जाम की तैयारी, वो बात आपकी ठीक है कि फॉर्म लेके एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो एक मांग हो गई, अन्य 2 मांगे जो कह रहे हैं कि एक ही पाली में परीक्षा होनी चाहिए, डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस पर सरकार का क्या पक्ष है? नहीं, एक परीक्षा किस तरीके से होनी चाहिए ये तो बिल्कुल से गलत तरीका है भाई। अगर आप ये कहते हैं कि एक उपयुक्त टीचर्स होने चाहिए और वहाँ पे परीक्षा प्रक्रिया को लेकर मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एक ही परीक्षा होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, क्यों भाई? प्रीलिम्स दें और प्रीलिम्स के बाद मेंस दें और उसके बाद फिर ये करें। परीक्षा कैसे लेना है नहीं लेना है तो सरकार यानी कि ये मांग नहीं मानेगी क्या? हम ये समझे कि सरकार ये मांगे नहीं मानेगी कि एक ही पाली में परीक्षा हो या डोमिसाइल पॉलिसी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है? यानी कि अगर आप मांगे नहीं मानेंगे तो छात्रों का रुख तो यही है कि वो सत्याग्रह जारी रखेंगे, इसी तरीके से आंदोलन बढ़ता जाएगा, तो फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए सरकार क्या रोक लेगी वो अलग विषय है। वो वहाँ पे जो भी प्रतिनिधि दल बनाए जाएंगे जो उनसे बातें करेंगे और उस पैटर्न पे चर्चा करेंगे वो अलग विषय है। लेकिन अगर प्रीलिम्स होता है और उसके बाद मेंस होता है तो जितने लेवल के एग्जाम्स होंगे उतने फिल्टरेशन होता है और उतने अच्छे उपयुक्त व्यक्ति जो है वो सामने आते हैं। इसके बाद इंटरव्यू होता है, तो ये प्रक्रिया करनी चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज माय पर्सनल व्यू ऑन दिस, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू लेता था और मैं भी जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता था, कैंपस इंटरव्यूज लेता था, तो उसमें भी ऐसे ही होते थे कि प्रीलिम्स हो, उसके बाद एक मेंस होता था, फिर एचआर इंटरव्यूज होते थे। यानी कि सरकार का पक्ष ये है, सरकार का पक्ष ये है कि ये होना चाहिए अभी, यानी कि एक तरह से आपकी साइड इससे तपोज पाल जी क्लियर दिखाई दे रही है। सरकार की साइड जो उनका पक्ष है, जो उनका नजरिया है, वो एक साइड से क्लियर दिखाई दे रही है। ये तो आपने सारी बातें की, कहाँ क्या क्या कार्रवाई की जा रही है या फिर आप लोग किस तरीके से छात्रों के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या सिस्टम में एक बड़ी नाकामी है, जो देश का युवा, देश का छात्र, जो इस देश का भविष्य है, वो आज अलग अलग राज्यों में सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो गया है। देखिए सिस्टम में नाकामी मैं इसको नहीं कहूंगा, इसमें कई लेवल की चीजें हैं और उसमें जो है सीरीज वे से उसको जो है प्रोसीड करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि कितने टीचर्स होने चाहिए और क्या सिलेक्टेड पोस्टें हैं, क्या कितने वैकेंसीज हैं स्कूल्स में और सब्जेक्ट के टीचर के रेशियोज और स्टूडेंट्स, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, तो ये सारी चीजें इसमें चीजें आती हैं। जहां तक बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चे अपनी डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही आपको आंसर किया है कि बिल्कुल उसको सुना जाना चाहिए। जो भी वहां के शिक्षा मंत्री हैं, जिसकी भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो तो भाजपा के शिक्षा मंत्री, और भाजपा की सरकार नहीं है, दूसरे की सरकार है, तो उनके भी शिक्षा मंत्रियों को जाके बच्चों को, क्योंकि वही बच्चे भविष्य हैं,
वही जो है आगे लेकिन यही चल के बच्चे भविष्य है और इसी हमारे को लेकर भविष्य एक है। अहम सवाल आगे भी चलकर मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये जेनजी है जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है बिहार में, लेकिन जेन अल्फा को मजबूर होना पड़ रहा है सड़कों पर उतरने के लिए, जो नई उम्र के बच्चे हैं। तो सरकार को शायद बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है कि वो कर क्या रही है विकास के नाम पर। मैं लौटूंगी आपके पास और इसका जवाब आगे चलकर लूंगी। डॉक्टर अनुज कुमार जी हमारे साथ है आरजेडी की तरफ से। अनुज कुमार जी, राजभवन मार्च किस खुशी में, जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, छात्रों की एक मांग मान ली गई, संवाद किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री खुद आगे आकर कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सारा काम कर रहे हैं, तो फिर क्या ये जानबूझकर की जा रही सियासत है राजभवन मार्च के नाम पर? देखिए मोनिका जी, पहले मैं करेक्ट कर दूं आपको, ये जो राजभवन तक जो हमारा मार्च है वो TRE 4 को लेकर नहीं है। बिहार में जो छात्रों पर बर्बरतापूर्ण जो लाठियां बरसाई गई जी और गोली चलाई गई AK-47 से, उसके विरोध में हमें। लेकिन उसमें आप मुद्दा उठा रहे हैं, जो तेजस्वी यादव ने कहा कि आपने ये भी कहा है कि सत्याग्रह का मुद्दा उठाएंगे साथ में। नहीं, मेरी बात बिल्कुल, हाँ। छात्रों के मुद्दा के साथ हम तो बिल्कुल साथ में हैं और रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता है। आपने देखा भी होगा कि 17 महीने की जब सरकार बनी हमारी, हमने लाखों नौकरियां दी, इसलिए बच्चों की चिंता के साथ तो हम जुड़े हुए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो मार्च पे आपने विषय किया, मार्च तो हमारा जो कि गोलीकांड पे है। इनसे पूछिए कि जंतर मंतर पे और बिहार में जो विद्यार्थी जो जेनजी आंदोलन कर रहे थे, क्या वो हमारे देश के आतंकवादी थे? अभी तो भविष्य की बात कर रहे थे। क्या उन पर गोलियां चलाई जाएगी? क्या उन पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई जाएगी? तो इसके विरुद्ध में है जो कि हमारा ये मार्च है। अब जहां तक विद्यार्थियों के पूरे देश में जो आंदोलन की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं आप, तो बताइए कि ये इतने वर्षों की सरकार जो मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो ना विपक्ष की बात सुन रहा है, ना विद्यार्थियों की बात सुन रहा है, ना रोजगार पे कोई काम कर रहा है, ना महंगाई पे काम कर रहा है। तो ये सब्र का बांध टूट चुका है। ये जो विद्यार्थी आज सड़क पर हैं, वो कहीं ना कहीं है कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा कहीं है ही नहीं, और शिक्षा अगर प्राथमिकता में इनकी नहीं है, इसीलिए बहुत बिल्कुल शिक्षा जगत को लापरवाही से चला रहे हैं। बहुत सी शिक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। बताइए, विद्यार्थी जो खास करके जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो मध्य वर्ग के बच्चे हैं, उनके माता पिता कितने मेहनत से के पैसे कमाकर उनको पढ़ाई के लिए आगे करते हैं, और उनके साथ इस तरह के व्यवहार, पेपर लीक हो जाएगा। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो उनकी ज्वाइनिंग को लेकर के परेशानी है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो आखिर में छात्रों का जो आक्रोश है वो एक दिन का आक्रोश नहीं है, बढ़ते बढ़ते इंतजार करते रहा, संवाद करना था, लेकिन इनकी तरफ संवाद कहाँ हुआ? आपने देखिए कि जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, उसमें कितने दिनों के बाद ये संवाद करना शुरू की? जब 20 दिन 21 दिन हो गया, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ, जब बच्चे मार्च करने लगे, उसके बाद जाकर है जो कि ये बात, जब लाठियां बरसाई गई, उसके बाद विपक्ष जब उस बच्चों के साथ आए, क्योंकि शुरू में तो हम नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनका कहना था भाई कि शुरू में इल्जाम लगा देते ये राजनीतिक आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन नहीं है, इसलिए हम लोग तो देख रहे थे। लेकिन जब बच्चों पे बर्बरतापूर्ण लाठियां चलाई गई, गोली चलाई गई, तो हम तो भाई बच्चों के साथ रहेंगे ना, क्योंकि हम उनके रोजगार की चिंता शुरू से ही कर रहे हैं, उनकी बेहाल शिक्षा की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा ये प्राथमिक एजेंडा है ये। तो कुल मिला के कल का जो मार्च है, ये बच्चों की बर्बरता पूर्वक जो गोलियां चलाई गई है, लाठियां चलाई गई, उसको लेकर के। अब बात करते हैं TRE 4 को लेकर के। TRE 4 को लेकर के इनके शिक्षा मंत्री ने क्या कहा कि जुलाई तक है जो कि ऐड आ जाएगा। कब ऐड आया बताइए? तो ये अपने हमेशा जो वादा करते हैं उसके वहां पर तो खड़ा रहते नहीं है, बातें कुछ और करते हैं, इनकी कार्रवाई कुछ और होती है। तो कुल मिला के जो बच्चों का जो आक्रोश, देखिए पटना में भी 2 तरह का आंदोलन हो रहा है। एक तो वो है कि अभी आपने देखा होगा जो PhD होल्डर बच्चे हैं, उन बच्चों का भी आंदोलन है। क्या उनकी मांग नहीं सुनी जानी चाहिए? तो जो आपने अचानक छात्रों की आवाज बन रहे हैं तेजस्वी यादव, और लालू यादव ने भी बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का इस्तेमाल करते हुए आह्वान किया है ज्यादा से ज्यादा युवाओं से इस आंदोलन में जुड़ने की, इस मार्च में जुड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। अब इसे छात्रों के लिए किया जा रहा एक मूवमेंट का है RJD का, या फिर ये कुल मिलाकर सरकार के खिलाफ किया जा रहा पॉलिटिकल मूवमेंट है? देखिए, विद्यार्थियों का जो आंदोलन है, विद्यार्थियों के हक और अधिकार की जब बात होगी तो सरकार के खिलाफ ही होगी। सरकार में बैठे हुए आप हैं तो ऑब्वियस है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। ठीक। लेकिन बात बिल्कुल साधारण से है कि बच्चों के जो छोटी छोटी डिमांड है, अभी मैंने कहा कि दो तरह के बच्चे बैठे हुए हैं आंदोलन में। एक वो बच्चे हैं जो PhD होल्डर है। बताइए, अचानक यह सरकार उनका उम्र की सीमा जो है 55 साल से लेकर 43 कर दिया। क्यों कर दिया भाई आपने?
हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन ग्रहण करते करते 30 साल बीत जाता है उनका। एक तो आप है जो कि रेगुलर वैकेंसी नहीं निकालते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 5 साल या 10 साल पे आता है, और उसके बाद आप एज उम्र सीमा कम कर दे रहे हैं, जबकि इन्हीं का नियम है कि जो पिछला एग्जाम होगा उसके 1 साल बाद है जो कि एज कट ऑफ होगा। बताइए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कब किया था आपने? 20 में निकाला था, तो 21 में उसका कट ऑफ होना चाहिए था, 43 किया था। तो आप एक तरफ बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, आप रोजगार देना नहीं चाहते, सिर्फ बहानाबाजी कर। क्या आप ये कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा मॉडल पूरी तरीके से विफल है, या फिर पूरे देश का इस वक्त जो शिक्षा मॉडल है वो विफलता दर्शा रहा है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो मुझे बच्चों की पीड़ा पता है, मैं बच्चों को समझता हूं, उन बच्चों के साथ हम लोग जीते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में क्या हो रहा है, शिक्षा इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं, शिक्षा पे कोई सुनने वाला नहीं है, और जब बच्चे अपनी आवाज उठाते हैं तो लाठियां बरसाई जाती है, गोली चलाई जाती है। ठीक है, क्या सिस्टम बना दिया? कुल मिलाकर आरजेडी का जो ये मार्च है राजभवन के लिए, वो छात्रों की आवाज बनने के लिए है। जिस तरीके से देश भर में छात्रों के प्रति जो माहौल चल रहा है और छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, सर्वेश त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। सर्वेश जी, आजमगढ़ से तस्वीरें हमने देखी, मुरादाबाद से तस्वीरें हमने देखी, और समाजवादी पार्टी बीते कई दिनों से ये मुद्दा उठा भी रही है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि एजुकेशन के नाम पर, स्कूलों के नाम पर, शिक्षा के मंदिर के नाम पर ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है। क्या उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मॉडल, एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से क्राइसिस में आ चुकी है? मोनिका जी, आपको, हमारे दोनों को पैनलिस्ट को और जनता को प्रणाम जी। देखिए, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मॉडल, बेसिकली जो लोग बैठे हैं सत्ता में, उनको प्रथम दृष्टया शिक्षा से नफरत है। वो चाहते ही नहीं कि जनता, बच्चे शिक्षित हो। और जो सरकार 30,000 स्कूल बंद कराने में विश्वास रखती हो, मर्जर के नाम पे अलग अलग तरीके से, तो अगर आप 30,000 स्कूल बंद होंगे तो वहां के शिक्षक कहाँ जाएंगे? पहली बात, वहां के बच्चों का क्या होगा? आपका वेलफेयर स्टेट जो देश है, उसके वेलफेयर स्टेट होने की परिकल्पना से ही आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं। तो आप शिक्षा तो कराना चाहते ही नहीं। पेपर लीक्स आप शुरुआत से देख लीजिए, बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन में स्कूल बंद हो जाते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे बच्चे तो फिर पेपर लीक्स हो जाएंगे, नौकरियां मिल नहीं रही, नई भर्तियां आ नहीं रही। तो शिक्षा का तो परिहास है ही। और बच्चों को इनके, आप अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे हमारे भाई कि संवाद किया गया, ये आप भी जानते हैं, ये पूरे देश ने देखा कि संवाद कितने दिन बाद हुआ, कितनी मजबूरी में हुआ, और उसके बाद संवाद इन्होंने कैसे किया। इनकी भाषा क्या थी? कील लपेटी हुई लाठियां, पैलेट गन और लाठियां बरसा के इन्होंने संवाद किया। मजबूरी में इन्होंने किया, वो संवाद नहीं था। कितने दिन लग गए संवाद में। तो अब विश्वास नहीं बचा है बच्चों का इनके संवाद पे, क्योंकि इनके संवाद होता है ना, वो बहुत जानलेवा होता है। इनका संवाद जो होता है वो लाठी से होता है, इनका संवाद जो होता है गोलियों से होता है, पैलेट गन से होता है। इनके संवाद में आंखें जाती हैं, जान जाती है, और ये संवाद नहीं कर पाते, और उसके बाद भी उसको एड्रेस नहीं कर पाते। आज तक गृह मंत्री जी हमारे देश के एड्रेस ही नहीं कर पाए कि हुआ कैसे, कौन जिम्मेदार था उसके लिए। तो कैसे बच्चे विश्वास कर ले, कैसे अभिभावक विश्वास कर ले? और उसके बाद बातें होती है बस खोखली बातें। तो ये हर जगह भाजपा के खिलाफ बच्चों का, हर उम्र के बच्चों का, क्या जेनजी क्या जेन अल्फा। और ये भी है ना कि आपने देखा, संवाद किया, आपने इस्तीफा दिलवाया, और फिर आपने दिमागी नक्सल घोषित कर दिया। कैसे विश्वास करें? आपने पूरा तरह से अपने नेताओं के थ्रू, अपने जो आपका स्वपोषित मीडिया जो है, कुछ एंकर्स के थ्रू, और मैं इसको लिबर्टी ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप एक नैरेटिव आपने चलाना शुरू किया कि वो सारे बच्चे जो थे वो आतंकवादी थे, तो आप उनका परिहास कर रहे हैं, जिसको भारत सरकार ने खुद कहा कि भाई आपकी मांग जायज है, तभी आपने ऐसे तो इस्तीफा दिलाया नहीं। इस्तीफा दिलाने का मतलब आपने अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया, आपने माना कि गलती हुई आपसे, और उसके बाद आप उनको घोषित कर देते कि नहीं वहां तो आतंकवाद हो रहा था, वहां ये हो रहा था। तो बच्चों का विश्वास तो आपने खो ही दिया है, आपने अभिभावकों का विश्वास खो दिया है। आप जिसके घर से जान गई है बच्चों की, जिसके घर में अभिभावकों ने आत्महत्या की है, उसके पड़ोस में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इस सरकार पे भरोसा होगा, इस पार्टी पे भरोसा होगा? तो ये सारा आंदोलन जो है वो विश्वासघात के नाते है, जो भाजपा ने विश्वासघात किया जनता के साथ, और वो अलग अलग तरीके से निकल रहा है।
तो यानी कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, एजुकेशन को लेकर एक बड़ा क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से विश्वासघात किया जा रहा है। तो विश्वासघात तो झारखंड की सरकार ने भी किया, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया तो झारखंड की सरकार ने भी किया। आप इंक्लूड करते हैं अपने वक्तव्य में? बिल्कुल, मैं अपने वक्तव्य में बिल्कुल इंक्लूड करता हूं, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के इंक्लूड करता हूं कि जहां भी सरकारों से, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, जहां गलती हुई है उसको मानना चाहिए। और ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है कि 50-60 सालों में पहली बार एजुकेशन मुद्दा बन रहा है देश के लिए, और ये अच्छी चीज है कि लोग आवाज उठा रहे हैं, सरकारें किसी भी पार्टी की हो। ये अच्छी बात है कि एजुकेशन मुद्दा बन रहा है, लेकिन ये जो मुद्दा है सर्वेश जी, क्या छात्रों की समस्याओं का हल सिर्फ ये गिनाने से हो जाएगा कि हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी, हमने इतने नए स्कूल खोल दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया? क्या इससे छात्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा? छात्रों की समस्याओं का हल उनकी बातें सुनने से होगा और इंसेंटिव्स लेने से होगा, नए इनिशिएटिव्स लेने से होगा। और वो आपको ये अंतर भी देखना होगा कि मैं झारखंड इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर बातें वहां हुई तो वहां भी छात्र छात्री हैं, जंतर मंतर में भी छात्र छात्र, लेकिन दोनों में संवाद में अंतर है। दोनों की सरकारों ने जैसे टैकल किया, ये पूरा देश देख रहा है और सबने देखा कि संवाद में दोनों में अंतर। झारखंड में भी थी। आप कितने लोगों की आंखें गई हैं, कितने लोगों के सर फूटे हैं, वो देख लीजिए कैसे टैकल किया। होने को तो पैलेट गन, वहां भी आरएएफ अगर जाएगी तो पैलेट गन उनके इंक्लूडेड होता है। एक कंपनी अगर आरएएफ की लगेगी तो पैलेट गन होगा, लेकिन पैलेट गन चली कितनी, किसको आदेश दिया गया, वो AK-47 लेके पुलिस वाले घूमते हर जगह है, चलाते कहां है ये इंपॉर्टेंट है। कि आप चलाते कश्मीर में पैलेट गन है कि आप चलाते दिल्ली में है, दोनों में अंतर है। तो पोषपाल जी से लिया जाएगा आगे चलकर, लेकिन पहले रणविजय जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रणविजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक पैटर्न देखने को मिल रहा है इस वक्त देश में, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या ये पैटर्न, चाहे जंतर मंतर हो, रांची हो, आजमगढ़ हो, मुरादाबाद हो, बिहार का पटना हो, ये पैटर्न क्या ये दर्शा रहा है कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है? मजबूरी में छात्रों को अब अपने भविष्य की खातिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? क्या इसके पीछे दोषी सिर्फ सरकारें हैं या फिर कोई और भी? उनका जी, एक छात्रों की, युवाओं की समस्या कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और छात्रों युवाओं की समस्या अचानक से टूट पड़ी। छात्रों की, युवाओं की समस्या दशकों से मैं देख रहा हूं। अभी सर्वेश त्रिपाठी जी कह रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे कि बहुत अच्छा है कि मुद्दे उठ रहे हैं। हमने जब 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, एक उत्तर प्रदेश ने मायावती जी की सरकार को पलट करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो इस उम्मीद के साथ बनाया था कि हम एक युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, युवाओं के साथ न्याय होगा, युवाओं की समस्याएं सुलझेंगी, नौकरियों की बरसात होगी। लेकिन अफसोस है, मुद्दे उठाना अलग बात है, साथ में प्रदर्शनकारियों के खड़े हो जाना अलग बात है। हमने 2012 से 2017 के दौर में देखा कि प्रयागराज में कैसे लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसी थी। ठीक है, उस समय भी जो विरोधी पार्टी के नेता थे, उसमें भाजपा विरोध पार्टी में थी, तो भाजपा के नेता उस प्रदर्शन में छात्रों के साथ शामिल हो गए थे। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, तो वो युवाओं के साथ में, बच्चों के साथ में शामिल हो जा रही। विपक्ष का काम है जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहा हो उसके साथ शामिल हो जाना, ये एक मूल विषय है कि विपक्ष उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि उसको उम्मीद लगती है कि अगला जो चुनाव होगा तो वो हमारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे युवाओं की समस्याएं सुलझेंगी नहीं। पार्टियों को यह बताना चाहिए। सर्वेश जी बहुत विद्वान है, युवा है, जोशीले हैं, तो एक इनको पार्टी की तरफ से कुछ तो हमारे ख्याल से बताया गया होगा कि जब आप जाइएगा डिबेट में तो पार्टी युवाओं के लिए, अगर उसकी सरकार, सपा की सरकार बनती है 27 के विधानसभा चुनाव में, तो हम ये करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। जो पीछे गलतियां हो गई उन गलतियों को दोबारा नहीं होने देंगे। लोक सेवा आयोग में क्या क्या हुआ था, उस समय की जो भर्तियां, उसमें मैं
एक बड़े हिंदी अखबार में काम भी कर रहा था। कुछ भर्तियां पुलिस की और रोडवेज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में आई थी। मैं एक अफसर के पास गया तो उन्होंने कहा भाई क्या बताएं यार, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। संविदा की नौकरी थी कंडक्टर और ड्राइवर की, वो लिस्ट वहां से आ गई है। जो लिस्ट आ गई है उस वही होना है, किसी फेयर किसी आदमी को नहीं होना है। तो इसे युवा की समस्या तो नहीं सुलझी। आप लिस्ट पहुंचा देंगे, आप सूची पहुंचा देंगे, आयोगों में विद्वान प्रोफेसर्स को बैठाने की बजाय अपने लोगों को बैठा देंगे, तो इससे फेयरनेस तो नहीं आएगी ना, इससे समस्या और बढ़ जाती। जब अपने लोग बैठते हैं तो वो छांटने बीनने लगते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी मेधा के बल पर आते हैं उनको काट देते हैं, किसी तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है। वह हमेशा होता आ रहा है। इससे युवाओं की समस्या नहीं सुलझेगी। पार्टियों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। मैं देख रहा हूँ आरजेडी के भी युवा साथी हैं और बहुत आज अच्छा लग रहा है। आपने 3 प्रवक्ताओं को बुलाया और तीनों युवा साथी आए हैं। ये देखकर बहुत बढ़िया लग रहा कि युवा है तो युवाओं की बात करेंगे। और देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं युवाओं के हो रहे हैं, युवाओं के दबाव में सरकारें आ रही हैं, युवाओं की बातें मानी जा रही हैं, उनकी मांग मानी जा रही है, सरकारें युवाओं के दबाव में झुक रही, ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक दुख की बात यह भी है कि युवा राजनीति के शिकार न हो जाएं। जो राजनीतिज्ञ हैं वह युवा राजनीति के शिकार ना हो जाए। चलिए, वो आपकी चिंता ठीक है रणविजय सिंह जी, लेकिन अगर युवाओं की मांग जायज ना होती है और युवा अपनी जायज मांग को लेकर सड़कों पर ना बैठते तो सरकारें झुकती नहीं। सरकारें, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि वो पावर में है तो वो झुकेंगी नहीं गलत के आगे। तो यानी कि युवाओं की मांग जायज थी, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो जंतर मंतर हो, या फिर अब ये बिहार है। अब बिहार में मांग जायज है या नहीं, ये वक्त बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि ये एक बड़ी डिबेट है। चाहे डोमिसाइल पॉलिसी को ले लीजिए जो वो मांग कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अच्छी बात है, और दूसरा एक पाली में परीक्षा करने को लेकर, तो ये अनदर डिबेट है। बट छात्रों की मांगे हैं तभी सरकारें झुक रही हैं। यूपी की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फायदा जब शिक्षक ही नहीं होंगे। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आप भर्ती निकालिए, कुछ प्रक्रिया कीजिए, कोई ऐसी तरकीबें लेकर आइए कि उन लोगों को रोजगार भी मिले और छात्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शिक्षक भी मिले। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है मोनिका जी, आप सही बात कर रही, लेकिन किसी भी सरकार ने न पीछे, न आज और न ही कल, कोई भी सरकार सभी युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। सरकारों का काम तो है। फिर हम वोट किस बात पे दे रहे हैं? आप भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रणविजय जी, फिर वोट क्यों दे रहे हैं? फिर मैं क्यों वोट करूं? हम वोट करें क्यों जब सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती है? आपने बात नहीं सुना। हाँ, मेरी बात तो सुने। सरकार का काम है कि सबको वो रोजगार तो नहीं दे सकती, लेकिन युवाओं को ऐसी शिक्षा दे जो रोजगार परक हो। अरे तो शिक्षा के लिए शिक्षक भी तो होने चाहिए भाई। क्या फायदा? शिक्षा के लिए शिक्षक होने चाहिए। यूपी में शिक्षक नहीं है। मुरादाबाद में प्रदर्शन हो रहा है कि भाई स्कूलों के सामने ठेके खुल गए हैं। आजमगढ़ में प्रदर्शन हो रहे हैं कि शिक्षक नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भी हम कई बार ग्राउंड रिपोर्ट्स कर चुके हैं, जहां पर जंगलों के बीच में सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी स्कूल खस्ता हालत में है, वहां शौचालय नहीं है, कभी कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो ब्लॉगर्स भी मीम्स बनाने लग गए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम पर। आप जो समस्या गिना रही मोनिका जी, वो 100% सही है। समस्याएं जो पिछले दशकों से है, कोई भाजपा की सरकार 10 साल से है, दूर करना चाहिए था, नहीं दूर कर पाई, वह उनकी कमी है। लेकिन सरकारें जो अन्य कामों पर जितना बजट खर्च करती हैं, उतना बजट कोई भी सरकार हो वह शिक्षा पर नहीं खर्च करती है। शिक्षा पर खर्च करने में सबको ये लगता है कि हम एक अनुत्पादक क्षेत्र में पैसा लगा रहे हैं, उससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। शिक्षा को सरकारें तभी तो जब इस तरह से एआई समिट्स होते हैं, तभी तो जब इस तरह से एआई समिट्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज चाइना के मॉडल को अपना मॉडल करार देती है, क्योंकि हमारी सरकारें शिक्षा को बेफिजूल समझती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि शिक्षा में अपनी बजट का न्यूनतम पैसा लगाती हैं।
शिक्षकों की नियुक्ति जब करनी होती है तो यह प्रयास सभी सरकारें करती हो, भाजपा की सरकार भी कर रही है, दूसरी सरकारें भी यही करती हैं कि वह चाहती हैं कि हम कम से कम लेकिन पदों अभी को अगर भरें, ये बीजेपी जिससे गवर्नमेंट की बड़ी बजट विफलता उधर है शिक्षा रणविजय पर जी, एक घास लेकिन न अगर होने पाए, आप जब हम ये उस बात ठीक उस कह रहे बजट को हैं, दूसरे ठीक कामों है, में लगा दे जाए। आप स्वीकार कर रहे हैं जब इस बात को कि भाई छात्रों के नाम पर या शिक्षा के नाम पर न्यूनतम बजट लगाया जाता है, प्रोडक्टिविटी से गवर्नमेंट को उतनी नहीं मिलती है, या ये कहिए कि उतना बोलबाला नहीं मिलेगा अगर वो एजुकेशन पर उतना लगा देंगे, वो उन चीज़ों पर ज़्यादा लिपापोती करते हैं जहाँ पर बोलबाला मिल जाता है, हो हल्ला हो जाता है। तो फिर छात्र जो युवा बनेगा और वोट देगा, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा, तो वो वोट दे क्यों? 27 में वोटिंग है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा डेंट नहीं है। वो युवा जो आज आजमगढ़ में प्रदर्शन कर रहा है, मुरादाबाद में प्रदर्शन कर रहा है, यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन कर रहा है, बिहार में सड़कों पर बैठा है, वो वोट देगा ही क्यों? एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूं मोनिका जी। दरअसल आप कभी भी देखें, जब किसी भी राज्य में कर्मचारी, जैसे उत्तर प्रदेश में ही मैं देखता हूं, जब बिजली विभाग के कर्मचारी आंदोलन करते हैं, उनकी बात जल्दी से मान ली जाती है क्योंकि बिजली ठप हो जाती है। किसी और उत्पादक विभाग के कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो उनकी बात मान ली जाती है। लेकिन जब शिक्षक आंदोलन करता है, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरता है, तो सरकार छू तक नहीं करती। वह यह मान के चलती कि इनसे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, भले शिक्षक समूह में ज्यादा हो। ठीक है, शिक्षक एक युवा को गढ़ रहा है, एक पीढ़ी को गढ़ रहा होता है, उसे भविष्य का नागरिक बना रहा होता है, देश के लिए एक अच्छा हैंड तैयार कर रहा होता है। वो कि अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा, देश के काम आएगा। लेकिन यह सरकारों के नीति नियंताओं का दोष है, वह सभी सरकारें इसमें शामिल हैं। शिक्षा पर बजट बढ़ाना चाहिए, शिक्षा में युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहिए जो केवल सरकारी नौकरी के लिए न तैयार हो, जो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो, जो अपने हाथ से खुद अपना रोजगार खड़ा कर सकें, लोगों को रोजगार दे सकें। लेकिन सरकारें वह काम नहीं कर पा रही हैं। इसे मैं 100% पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई भी सरकार हो इस काम को नहीं कर पा रही। उस शिक्षा प्रणाली में जो आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, वह काम नहीं हो पा रहा है, कोई भी सरकार नहीं कर पा रही। ठीक है, तपोष पाल जी, सरकारें काम नहीं कर पा रही है, जो परिवर्तन की जरूरत शिक्षा प्रणाली में है, जो एजुकेशन सेक्टर में जरूरत है, वो सरकारें उस तरफ ध्यान दे ही नहीं रही हैं। तो शिक्षा के नाम पर न्यूनतम बजट क्यों पास किया जाता है, बड़ा बजट क्यों पास नहीं किया जाता है, क्यों सिर्फ ऊपर की लिपापोती की जाती है, असल मायनों में जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं की जा रही। इतने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, क्यों रोजगार के अवसर और नहीं निकाले जा रहे हैं और नहीं तलाशे जा रहे हैं, जब तक कि शिक्षकों की कमी उत्तर प्रदेश में है और तमाम राज्यों में है। बिहार की बात कर लीजिए तो बिहार में भी जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर छात्र डटे हुए हैं, कैसे समाधान की तरफ बढ़ेंगे, कैसे रास्ता निकालेंगे? देखिए, अगर आप इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस भाषण में, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क की घोषणा उन्होंने की है। और इसका पहला उद्देश्य यही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे युवक पर महंगे कोचिंग संस्थानों के आर्थिक बोझ उसको कम करें, और महंगे कोचिंगों में पढ़ रहे जो बच्चे हैं उसके कॉम्पिटिटिव में ये गरीब बच्चे भी आए। तो इसको देखिए, अगर आप संवेदनशीलता की बात करते हैं तो हम संवेदनशील हैं और हमने इस तरीके के काम किए हैं। अभी साथी प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे, तो देखिए हमने नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि क्या एनईपी विजन बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा है। एग्जीक्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है। टीचर की जो शॉर्टेज है वो कुछ हद तक बाधाएं हैं, लेकिन उसको भी हम जो है ठीक कर देंगे। डिजिटल डिवाइड जो हुआ है और डिजिटल चीज़ों को जो इन्वॉल्व किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत, वो पूरी तरीके से जो आप अभी सजेशन दे रहे थे सर, उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है और वो पूरी तरीके से अप्लाइड हो। जैसे आप अगर नॉर्मल बीएससी की पढ़ाई करते हैं तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होते हैं,
लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में उसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पढ़ते हैं तो वो अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, मतलब इंडस्ट्री में अप्लाई किए जाने वाले मैथमेटिक्स की अब पढ़ाई होती है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे जो है नई शिक्षा नीति के तहत इन सब चीजों में बदलाव किए हैं और उसके दूरगामी परिणाम दिखने भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी आरजेडी के साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे, वो खुद भी प्रोफेसर है, वो खुद बता रहे थे, लेकिन आपके लीडर वो खुद ही 9th पास नहीं कर पाए। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी बड़े मतलब उसमें थे, गरीबी से वो होके आए थे, लेकिन वो MA पास है। लेकिन इनके लड़के तो करोड़पतियों के उसमें थे, ये चीफ मिनिस्टर होते हुए वो अपने दोनों बच्चों को 9th की शिक्षा नहीं दे पाए। तो आप अगर नेतागिरी में आ रहे हैं, लीडरशिप में आ रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी शिक्षा तो पूरी कर लीजिए, फिर युवाओं के लिए आवाज उठाइए। अच्छा तो मत आइए, फिर आपके नेताओं की शिक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। तपोष पाल जी, इस मुद्दे पर ना आइए क्योंकि उंगली आपकी तरफ भी आ जाएगी। आपके नेताओं की शिक्षा पर भी, उनकी डिग्रीज को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, तो फिर पलटवार आपके पास वही सेम आएगा और डिबेट एक अलग एंगल में चली जाएगी। तो आप मुद्दे की बात कीजिए, इस मुद्दे पर आ जाइए। जब छात्रों की, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, और वो आवाज उठा रहा है छात्रों की। जो आपके काम है उनके विरुद्ध विपक्ष खड़ा होगा, आपकी कमियों को एक मुद्दा बनाएगा, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और यही विपक्ष का काम है इस देश की सियासत में। लेकिन आप क्या खुलकर ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, हमारी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी विफलता है कि हम शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कहीं कहीं पर कमी है और कहीं कहीं पर बहुत चमका हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहां शिक्षक मौजूद नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या आप ये खुलकर स्वीकार करते हैं कि नोटिफिकेशन हमने बिहार में जारी कर दिया, लेकिन जो अन्य 2 मांगे हैं वो हमें स्वीकार नहीं है छात्रों की, इसलिए आप चाहे सत्याग्रह जितने मर्जी दिन कीजिए या फिर आप सत्याग्रह खत्म कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, आप शिक्षक की अगर बातें करते हैं तो क्लास 6 में जो नई शिक्षा नीति है वो स्किल बेस्ड और वोकेशनल लर्निंग उस पर आधारित है। अब क्लास 6 से कोडिंग, इंटर्नशिप और वोकेशनल एक्सपोजर ये जो है ये उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अब क्लास 6 को कोडिंग, इंटर्नशिप और वोकेशनल एक्सपोजर इसको पढ़ाने वाले टीचर शहरों में तो मिल रहे हैं और शहरों में वहां पे हमने लैब भी सेटअप कर दिए हैं, डिवाइसेस भी हैं और टीचर भी उसको रन कर रहे हैं इजीली। लेकिन जब हम थोड़ा नहीं है तपोष पाल जी, हाँ, थोड़ा सा जब गांव के तरफ जाते हैं तब उस समय वो स्किल्ड बेस्ड जो टीचर्स हैं वो वहां पे रुके टिके और यहाँ कोई जिलेवार डोमिसाइल पॉलिसी जिलेवार तो है नहीं कि आप किसी और शहर के शिक्षक को आजमगढ़ में नहीं उनकी नियुक्ति कर पाए, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब मुरादाबाद में स्कूलों के सामने ठेके खुले हुए हैं, तो शायद इसके ऊपर पाबंदी लगाना या फिर वो जगह को शिफ्ट करना ठेके की या ठेके को बंद कराना, ये तो हो सकता है कि सरकार के हाथ में हो। देखिए, ठेके का नियम होता है कि इतने किलोमीटर पर, इतने मीटर पर मंदिर नहीं होना चाहिए, इतने किलोमीटर पर स्कूल नहीं होना चाहिए, ये एक परिधि है। अगर उसको कॉम्प्रोमाइज करके वहां ठेका खुला हुआ है तो कोई भी उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि स्कूल के सामने ठेके नहीं खुलने चाहिए, मंदिरों के सामने ठेके नहीं खुलने चाहिए, गुरुद्वारा के सामने नहीं खुलने चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर खुला है तो वो गलत है, उसको कब मैंने इंडोर्स किया है और कोई भी इंडोर्स नहीं करेगा। बिल्कुल बंद होना चाहिए और उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने लाइसेंस दिया उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे हमने कब इंडोर्स किया भाई? हम तो यहाँ शिक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति पे जब आए हैं हाँ। उस पे बात कर रहे हैं। तो फिर आजमगढ़ में छात्रों को जेन अल्फा को क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा? आजमगढ़ में क्या टीचर्स ही नहीं है? क्या आप दूसरे शहर के टीचर्स की नियुक्ति आजमगढ़ में नहीं कर पा रहे? नहीं, पहले दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई हैव सेड कि अगर शिक्षकों की भर्ती नहीं है तो करनी चाहिए, वो कोई भी सरकार हो। अगर आजमगढ़ में है तो सरकार आपकी है ना सर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार आपकी है। आप कहिए कि मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, मैं ये मुद्दा और अगर ऐसा कुछ है, नहीं वही मैं कह रहा हूं कि अगर एमिनिटीज में कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज है तो उसको ठीक करना चाहिए, ये शिक्षा मंत्री का काम है। तपोष पाल जी, बहुत सिंपल सी बात कहती हूँ, बहुत सिंपल सी बात कहती हूँ, अगले साल यूपी में चुनाव है, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये वो युवा है जो वोट करेगा, इन युवाओं की मांगों पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। और 27 के चुनावों के बाद 29 भी दूर नहीं, तो देश में माहौल बिगड़ रहा है।
आप लोगों को सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। बहुत मुफ्त की सलाह है, लीजिएगा जरूर। अनुज जी के पास चलेंगे। बिल्कुल अनुज जी, आपकी सलाह बिल्कुल सही है। और एक बात और बता दूं, हाँ। देखिए परीक्षा की स्पष्ट तारीखें वो भी घोषित है, सिलेबस पैटर्न की स्पष्टता है, समयबद्ध एग्जाम है, समयबद्ध रिजल्ट है और समयबद्ध अपॉइंटमेंट्स है। तो अभी देखिए हर एक एग्जाम को जो है धांधली बता के उसमें राजनीति करना ये अच्छी बात नहीं है। और बाकी जो विज्ञापन निकले हैं उसके लिए युवाओं को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, न कि सस्ती राजनीति में इन्वॉल्व होके, क्योंकि इन नेताओं का कुछ नहीं आने जाने वाला। भाई आप देखिए, यही सवाल अनुज जी से ले लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि नेता राजनीति कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जीवन चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका जीवन नष्ट हो जाएगा इनके चलते। ठीक है, तो अनुज जी से यही सवाल ले लेते हैं आपकी बात का, जो आप छात्रों को एडवाइस कर रहे हैं। अनुज जी, नेता आकर सिर्फ सस्ती राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पहला सवाल ये, इस पर आपका क्या तर्क है, क्या जवाब है? दूसरा सवाल, सरकार बिहार में ये नहीं कह रही है कि हम बाकी की जो 2 मांगे हैं उनको स्वीकार नहीं करेंगे, खुलकर अभी ये नहीं कहा जा रहा है। अगर मांगे स्वीकार नहीं की जाती हैं, क्योंकि आरजेडी छात्रों का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा रही है, तो आप लोगों की आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, इसमें राजनीति नहीं है मोनिका जी। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी इस देश में पक्ष या जब आम जनता या विपक्ष जब सरकार से सवाल करता है, पूछता है, तो हमेशा ही व्यक्तिगत हमला करते हैं। अच्छा हुआ आपने बीच में टोक दिया, इन्होंने 9वीं पास की बात कर ली। अच्छा हुआ आपने कह दिया कि इनकी डिग्री, जो प्रधानमंत्री अभी तक डिग्री नहीं दिखाए। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पीएफसी वाले, पटना फ्राइड चिकन का पता नहीं क्या मतलब होता है, पीएफसी कहाँ से पास किया, ये सारे विवाद के घेरे में मैं इस पर नहीं जाता। आपने खुद टोक दिया, मैं आपको शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ कि इस सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। और पूरे देश में किसी की भी सरकार लगभग शिक्षा की जो व्यवस्था ढांसा गया है, इसको स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी रणविजय जी बता रहे थे, बजट की बात कर रहे थे, आप याद करिए कि हर एक सरकार शिक्षा पे जितनी बजट खर्च होना चाहिए उतना नहीं कर पाती। लेकिन यूपीए के समय में बजट क्या था, 3.5 के आसपास था कुल बजट का हिस्सा। अभी कितना है? 3.5 अपने आप में कम है, अब उन्होंने 2.5 के आसपास कर दिया है। सोचिए, पहले से भी कम था, उसको अब कम कर दिया इन्होंने। इससे साफ पता चलता है कि जो बीजेपी की सरकार है, शिक्षा से उसको कोई मतलब नहीं है। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में सरकार जो जीविका दीदी को 2 लाख रुपए देने का वादा करके आई, बेरोजगारों को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, कितने दिन बीत गए, 1 साल आने को है, और अभी तक TRE 4 बच्चे ने आंदोलन किया, लाठियां खाई, उसके बाद जाके अभी विज्ञापन उसका आ रहा है, वो फॉर्म नहीं भराया है। तो हमारी राजनीति की बात नहीं है। आपने देखा होगा, आरजेडी हमेशा विद्यार्थी और बेहतर शिक्षा की बात करते रही है। जब हमारे पास 17 महीना की सरकार हुई, हमने लगभग 4 से 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। इसके अलावा हम जब जहां भी है, हमारे जब लालू जी की भी सरकार थी तो हमने कई सारे कॉलेजेस खोले। उस समय जब हमारा बजट बहुत कम हुआ करता था, तो शिक्षा हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन अभी जिस विद्यार्थियों की मांग की जो आप बात की, कि उस मांग के साथ आप हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है, मांग पे तो बात तब करेंगे जब संवाद शुरू होगा। लेकिन यहाँ तो दिक्कत है कि यहाँ तो संवाद ही करने को तैयार नहीं। जंतर मंतर में क्या हुआ? जंतर मंतर और रांची के आंदोलन में फर्क क्या है? जंतर मंतर में लाठियां बरसाने के बाद जब विपक्ष आया, तब जाके इनके ध्यान खुला है, और वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद शुरू किया गया। जबकि आप याद करिए रांची की घटना, रांची में जब आंदोलन शुरू हुआ 6 तारीख को, तुरंत है जो कि इंस्टाग्राम पे राहुल गांधी ने कहा आस्क मी एनीथिंग, उस अभियान को चलाया और बच्चों की समस्याओं को जाना। फिर 7 अगस्त को उन्होंने तुरंत कहा कि बच्चों के मांग के साथ हमारे साथ है। 10 तारीख को जब वहां लाठियां बरसाई गई तो उन्होंने तुरंत कहा बच्चों पे लाठियां बरसाना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के छात्र आंदोलन होता है, पुलिस कार्रवाई भी होती है, लेकिन संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सरकार और बीजेपी में ही फर्क है कि बाकी सरकार संवाद करती है। बिहार में भी देखिए 2 तरह के छात्र बैठे हुए हैं, कौन संवाद कर रहा है? कोई कर रहा है क्या? यहाँ तो है जो कि AK-47 गोलियां बरसाई गई। तो कुल मिलाकर हम कह रहे हैं कि आप बच्चों से बात करिए। और बिहार के अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करिए, मैं देख रहा हूँ बिहार के लगभग जो विश्वविद्यालय है अपनी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, और भ्रष्टाचार इतना है कि चील कौवे से नोच कर खा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस विश्वविद्यालयों में, यहाँ के विश्वविद्यालय में मांस भी नहीं, सब हड्डियों में लोला मार रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, लाल किला से कोचिंग व्यवस्था शुरू करेंगे। कोचिंग की बात करना ही अपने आप में दर्शाता है कि आपने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। कोचिंग कब पढ़ता है? जब कॉलेजेस में, स्कूलों में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता, तभी तो कोचिंग की तरफ बढ़ता है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कोचिंग शुरू करेंगे।
आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय कैसी बातें कर रहे हैं? तो इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि देश का प्रधानमंत्री कोचिंग को बढ़ावा देने की बात करता है, क्योंकि कोचिंग अपने आप में एक माफिया की तरह काम करता है। आपने देखा होगा इस तमाम पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, आप इसके तह में जाइए। क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हैं अब एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। पहले खुद संस्थाएं कराती थी, यूनिवर्सिटी के पास अपना प्रेस होता था, चाहे और भी एजेंसियां होती थी, सरकारी एजेंसियां होती थी, उसकी जवाबदेही होती थी। अब क्या है, कमीशन के चक्कर में सभी एग्जाम को इन लोगों ने एजेंसी को दे दिया। वो एजेंसी को जब जवाबदेही कौन तय करेगा? तो वहां से जो कि पेपर लीक हो रहे हैं तो उस पर कोई काम नहीं करेगा। कुल मिला के ये बहुत बड़ा गिरोह है, गिरोह की तरह है जो कि काम कर रहा है। आप सरकार का संरक्षण प्राप्त है इसे, तो विद्यार्थियों में तो आक्रोश बढ़ेगा। तो विद्यार्थियों में आक्रोश बढ़ेगा। क्या क्या सरकार कर रही है वो आपने बता दिया, लेकिन आपने अपनी रणनीति नहीं बताई है। अगर ये दो मांगे नहीं मानी जाती है जो आप कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज आप बुलंद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बुलंद कर रहे हैं, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? क्या आप इसी तरीके से आंदोलन अपना जारी रखेंगे, आगे बार बार मार्च करेंगे? तपोष पाल जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनसे उनका टेक ले लें, फिर आप दोनों जवाब दीजिएगा, उनकी बात का भी और मेरे सवाल का भी। तपोष पाल जी फटाफट से कम शब्दों में। देखिए ये भी लग रहा है डॉक्टर जो बने हैं ये पेपर आउट करके ही, लीक करके ही बने हैं। पता नहीं कौन सी डॉक्टरी पढ़े हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी की डिग्री जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट में अपलोडेड है, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ता है वो अपनी डिग्री वगैरह अपलोड करते हैं। आप वहां से डाउनलोड करके देख लीजिए। आप बार बार उसको जो है राजनीति का हथियार बनाते हैं और युवाओं को बहकाते हैं। जिस तरीके की बहसबाजी आप कर रहे हैं, गलत डिग्री किसने दिया था? गलत डिग्री दिया था सोनिया गांधी ने। उन्होंने लिखा था कि वो ऑक्सफोर्ड से पास आउट है, और जब ऑक्सफोर्ड वालों ने लिख के दिया कि इस नाम की कोई विद्यार्थी हमारे यहाँ कभी थी ही नहीं, तब उन्होंने लिखित में माफी मांगा कि ये टाइपो मिस्टेक है। और ये बहुत बड़े चर्चा का विषय है। दिक्कत इसी बात की, आप जो है बहकाते रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। पढ़ लिख के आया डॉक्टर लिख देने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता है। फर्जी चीजें कम बोला करिए, और युवाओं को पता नहीं क्या संदेश दे रहे होंगे, क्या पढ़ा रहे होंगे। हम ये आरजेडी के प्रवक्ता बने जो खुद अपने लड़के को नहीं पढ़ा पाए, वो प्रदेश को क्या पढ़ाएंगे? और कौन सी आप जो है युवाओं का संदेश दे रहे हैं? आप थोड़ा सा ढंग से इन सब चीजों को देख लिया जो मुख्यमंत्री और एक चीज और नहीं, एक चीज और भाई, ये आप तो मेरी डिग्री पे सुनिए मेरी बात। बहुत आपने बोल दिया व्यक्तिगत हमला करते हैं। मेरी डिग्री वहीं से है जहां से आप कर रहे हैं ना। प्रधानमंत्री ने फर्जी डिग्री दिखाया है। आप कह रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का डॉक्टर हूं, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय का डिग्री और प्रधानमंत्री मोदी का डिग्री में बहुत सारा फर्क है। अरे भाई साहब, आपको पता ही नहीं है किसी के व्यक्तिगत हमला करते हो आप। आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। मेरे डिग्री की बात यहाँ पर हो रही है, उसको छात्रों की बात तक ही सीमित रखिए। आपसी बात डिग्री को लेकर ना कीजिए। व्यक्तिगत हमला पे रोकिए। ठीक है तपोष पाल जी प्लीज, कोई पर्सनल अटैक नहीं, और हम छात्रों की बात कर रहे हैं, इससे मुद्दा भटकता है। हम छात्रों पर ही प्लीज स्टिक ऑन रहे। कोई पर्सनल अटैक ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई भी किसी की डिग्री वगैरह इन सब पर बात ना करें। ठीक है सर्वेश त्रिपाठी जी के पास जाते हुए और इस बहस को विराम देते हुए मोनिका जी 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। तपोष पाल जी रुक जाइए अनुज जी फटाफट। 1 मिनट जी, 1 मिनट। इन्होंने डिग्री पे सवाल खड़ा किया। मैं इनको बता दूं, जिस विश्वविद्यालय का फर्जी डिग्री इनके प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं वहीं से मैंने पीएचडी किया है, और मैं 10 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी हूं। इसलिए ये सवाल तो बिल्कुल ना करें, ठीक है? और डिग्री पे व्यक्तिगत हमला, जब इनके पास कोई सवाल नहीं होता है तो व्यक्तिगत हमला करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री के पास डिग्री अब हम इस समय डिग्रियों पर बहस नहीं कर रहे हैं। इससे सिर्फ छात्रों का मुद्दा भटकेगा, कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ ठीक है प्लीज, इससे छात्रों का मुद्दा भटक रहा है ना। हम छात्रों की बात करें, हम छात्रों की बात करें। आपसे आप पर्सनल अटैक्स बाद में कर लीजिएगा, समय की कमी है। हम छात्रों की बात करना चाहते हैं, छात्रों की मांगे उठाना चाहते हैं। सर्वेश त्रिपाठी का रुख करते हुए, सर्वेश त्रिपाठी जी अगले साल राज्य में चुनाव है, शांत हो जाइए दोनों, प्लीज शांत हो जाइए। सर्वेश त्रिपाठी जी अगले साल राज्य में चुनाव है, क्या उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाने वाली है कि एजुकेशन सेक्टर किस तरीके से बेहाल है उत्तर प्रदेश में? तर्कों के साथ, लेकिन सिर्फ हवाई दावे नहीं। मोनिका जी बहुत सिंपल सी बात है, तर्कों के साथ तो ये डिबेट शुरू ही नहीं हो पाई थी अभी तक। समस्या ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे भाजपा प्रवक्ता, जहां पे 6% जो है बजट शेयर की बात होती है एजुकेशन की। 2013-14 में बजट शेयर जो था वो 4.3 था और वो अभी 2.4 है। तो बात 6% ले जाने की हो रही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। आज तक कभी 6% तक तो जा नहीं पाई भाजपा सरकार, न जा पाएगी। तो पहली चीज ये है कि झूठ बोलना बंद करें
और फालतू की बात है जब छात्रों की पढ़ाई की बात आए। दूसरी बात, जो इंडिपेंडेंट लोग भी, स्वघोषित इंडिपेंडेंट लोग बैठते हैं, वो भी 2012 से 17 तक चले जाते हैं, लेकिन 17 से 27 तक बोलने की हिम्मत उनकी नहीं होती। तो जो सरकार में होता है, चाहे वो 12 से 17 में हम थे तो हमसे सवाल पूछा जाना चाहिए था, अभी जो सरकार में है उससे पूछा जाना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बहुत रोबस्ट स्कूलिंग की जरूरत है। सही कह रहे थे डॉक्टर अनुज कि आप कोचिंग्स को बढ़ावा देके, वो केवल इसलिए क्योंकि कुछ कोचिंग वालों ने प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध बोल दिया तो कोचिंग कार्टेल पे उनको हमला करना है, तो वो उसकी बात, वो पर्सनल अटैक है उनका। लेकिन जब तक आप कोचिंग को बढ़ावा देते रहेंगे, स्कूलिंग आपकी ठीक नहीं हो पाएगी। वी नीड अ रोबस्ट स्कूलिंग सिस्टम, जहां पे आप स्कूल बंद करने के सिवाय उसको अच्छा करने की कोशिश करें। और वेलफेयर स्टेट में जहां पे जिस गांव में 5 स्टूडेंट्स भी स्कूल तक जा पाते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। वेलफेयर स्टेट यही होता है, आप उनको शिक्षा देंगे, शिक्षक मुहैया कराएंगे, स्कूल बंद कराने से कोचिंग वालों का ही फायदा होगा, प्राइवेट स्कूल्स का फायदा होगा। तो रोबस्ट स्कूलिंग की तरफ हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट ज्यादा दिया जाना चाहिए। ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो बजट एलोकेशन होने के बाद यूटिलाइज न कर पाए। ठीक है, बात कम शब्दों में एक फाइनल टेक रणविजय जी के सबसे लेते हुए, ठीक है, रणविजय जी से फाइनल टेक लेते हुए कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। रणविजय जी, छात्र जिस तरीके से सड़कों पर है, क्या सुधार की आवश्यकता है कि ताकि छात्र संतुष्ट हो सके? मोनिका जी देखिए, जो एक तो संस्थागत गड़बड़ियां हैं पहली, दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी सरकारों ने निजी एजेंसियों पर ट्रांसफर कर दी है। निजी एजेंसियां जितनी बढ़ती जाएंगी, भ्रष्टाचार उतना बढ़ता जाएगा। और तो निजी एजेंसियों का एक सीमित काम उनको देना चाहिए, उन पर निगरानी बढ़ानी चाहिए। निजी एजेंसी प्रश्न पत्र बनाने से लेकर उसकी प्रिंटिंग कराने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया में जब शामिल हो जाती है तो लीकेज की आशंका बढ़ जाती है, पहली। दूसरी, जो संस्थागत कमजोरी है उसे दूर करके सरकारों को चाहिए कि शिक्षा का बजट बढ़ाएं। जो पाठ्यक्रम है वो कई बार होता है कि 10-10 साल बदले ही नहीं जाते हैं। हर 5 साल, 6 साल, 10 साल में पूरी व्यवस्था बदल जा रही है। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आधुनिक शिक्षा के नाम पर केवल पाठ्यक्रम को बदल देना पर्याप्त नहीं है। समय की मांग क्या है, जो समय की अलमांग के अनुसार बदलाव करने होंगे। बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देश का छात्र आज सड़कों पर है। अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पर दर्शाती है कि सरकार को इस मुद्दे की तरफ अभी और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गंभीरता से बदलाव के प्रति विचार करने की जरूरत है। सीधी बात में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।